नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो इससे पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड के इतिहास में चंद और पवार वंश पढ़ लिया था। तो चंद और पवार वंश के बाद जो उत्तराखंड में आया वह आया गोरखा शासन। तो गोरखा शासन के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे और 2-4 वीडियो के बाद गोरखा शासन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम उत्तराखंड की जो उत्तराखंड का इतिहास सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और आपको सारे नोट्स जो है हमारे पीडीएफ जिसकी वह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जुड़ के आप अपना पीडीएफ निकाल के वहाँ से भी अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर यहीं पे डायरेक्ट वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं। हम पूरा उत्तराखंड का इतिहास कवर करेंगे और धीरे धीरे पूरा उत्तराखंड ही यहाँ पे कवर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि कुमाऊं में चंद्रवंश जब हमारा समाप्त था तो किस तरीके से कुमाऊं में चंद्रवंश की नींव हिल गई थी। वहाँ पे महेंद्र चंद जो था, ठीक है, या फिर मोहन चंद यहाँ, और उसके बाद उसके आंतरिक षड्यंत्रों के कारण जितनी भी सूचनाएं थी, चंद्रवंश की कमियां थी, या फिर मैं कहूँ जोशी लोगों की या हर्षदेव जोशी या उसके लड़के की एकदम से ज़्यादा हस्तक्षेप की वजह से सारी जो चीज़ें हैं वह कहाँ पहुँच रही थी, नेपाल में पहुँच रही थी। चंदों की कमियां और चंदों में क्या क्या अभी खामियां हैं वह सभी कहाँ पहुँचा रहे थे, हम नेपाल पहुँचा रहे थे। तो उसी बीच जो नेपाल का शासक था रण बहादुर शाह ने हर्षदेव जोशी के, मैंने बताया था कि जिस समय हर्षदेव सीराकोट के कहाँ पे था, जेल में था, तो उसने 2 लेटर लिखे थे, एक गढ़वाल क्षेत्र के लिए एक कुमाऊं क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो उसी के बाद इसने लगातार जैसे जेल से निकला, इसने फिर दोबारा से जब ये गढ़वाल से भी हार गया, इसको लगा कि गढ़वाल क्षेत्र का राजा भी प्रद्युमन चंद नाम से वहाँ पे राज करने लग गया, इसकी वहाँ पे भी नहीं चली, तो ये तुरंत कहाँ भाग गया, हमारा नेपाल भाग गया। ठीक है, मोहन चंद का दोबारा आगमन हुआ प्रद्युमन के जाने के बाद। तो इस तरीके से ये कहाँ चले गया, नेपाल चले गया, और इसने किसको आमंत्रित किया फिर दोबारा से, गोरखों को आमंत्रित किया कि वह क्या करे, एक सेना भेजे। तो इसी के हर्षदेव जोशी के आगमन पर सन 1790 में रण बहादुर शाह ने अपनी गोरखा सेना कहाँ भेजी, कुमाऊं में भेजी। ठीक है, और इस आक्रमण में इसने अपने गोरखा के 4 सेनापति भेजे थे। पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा जो सेनापति है वह कुमाऊं में आक्रमण करने के लिए नहीं आया, या फिर किसी अलग तरीके से सवाल बना सकता है। तो इसके जो 4 सेनापति थे वह थे हस्तिदल चौतरिया, जगजीत पांडे, अमर सिंह थापा, ये थान नहीं है, ये थापा है यहाँ, इसको करेक्ट करिएगा आप, और सूरवीर थापा। ये 4 सेनापति की सहायता से इसने अपनी एक सेना भेजी कुमाऊं पे और यहाँ पे आक्रमण करने के लिए। और ये जो सेना थी वह एक जगह से ना आके 2 जगह से आई। ठीक है, गोरखा सेना ने कुमाऊं पर 2 जगह से आक्रमण किया, 2 अलग अलग टुकड़ियों से। और पहला जो क्षेत्र था इसका सोर क्षेत्र, सोर, अस्कोट और गंगोली हाट होते हुए जो सेराघाट क्षेत्र है वहाँ से अल्मोड़ा की तरफ इन्होंने रुख किया। दूसरा जो पंचेश्वर क्षेत्र है, पंचेश्वर काली कुमाऊं और उसके बिसंग से होकर अल्मोड़ा की ओर इन्होंने प्रस्थान किया। ठीक है, 2 टुकड़ियों में अलग अलग जगह से इन्होंने आक्रमण किया। इस आक्रमण में महेंद्र चंद जो था अल्मोड़ा का शासक, इसने काली कुमाऊं क्षेत्र की तरफ रुख किया और वहां से अपनी सेना को बचाने का प्रयास किया। इसी का लड़का था लाल सिंह। ठीक है, लाल सिंह ने जो अपना गंगुली हाट क्षेत्र है उस तरफ आक्रमण करके गोरखों को रोकने की कोशिश की, परंतु ये दोनों ही असफल रहे और ये दोनों तराई क्षेत्र में भागकर कोटा भाबर स्थान से ये दोनों मिलके अपना पीलीभीत भाग गए। और महेंद्र चंद यहाँ पे क्या हो गया, पराजित हो गया। और 1790 में जो गोरखा शासन है वह कहाँ पे, उन्होंने अल्मोड़ा के राजमहल पे अपना सिंहासन जारी कर लिया। उन्होंने गोरखा अल्मोड़ा पे अपना शासन स्थापित कर लिया। वहाँ की जो राज चेलियाँ थी या रानियाँ थी उनको सब अपने कब्जे में करके वहाँ पे अपना आक्रमण करने लग गए। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो जितने भी वहाँ पे राज दरबारी थे जो अभी तक क्या कर रहे थे, गुड़ बना रहे थे, उनको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, जनता को प्रताड़ित किया। ठीक है, और जो जितना डेली का सामान होता था, लोहे, सोना, चांदी,
वह डेली का डेली केनियो के माध्यम से या अन्य जो श्रमिक थे उनके माध्यम से कहाँ जाता था, नेपाल दरबार जाता था। ठीक है। और यहाँ तक कि इन्होंने ब्राह्मण जो जाति थी उनको भी नहीं छोड़ा, उनसे भी कहते थे कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, तो सर को जो सामान है उसको सर में रखो और नेपाल पहुंचाओ। ठीक है। तो इन्होंने ब्राह्मणों को भी इतनी वरीयता नहीं दी, उनको भी प्रताड़ित किया। सिर्फ ये जोशी और उपाध्याय, सॉरी पांडे और उपाध्याय, दो ब्राह्मण वर्गों को मानते थे और बाकी इन्होंने किसी ब्राह्मण वर्ग की भी यहाँ पे इज्जत नहीं की और बहुत लूटपाट की कुमाऊं मंडल में। ठीक है। फिर जो हमारा महेंद्र चंद और था, उसने महेंद्र चंद ने लाल सिंह के साथ मिलकर दोबारा आक्रमण किया 1794 में, जिसे बिरगुल युद्ध और किलपुर युद्ध कहा जाता है। और किलपुरी युद्ध में गोरखा सेना का नेतृत्व किया था काजी अमर सिंह थापा ने, और हर्षदेव मेहरों ने भी, जो मेहरा जाति थी, फरत्याल और मेहर जाति, क्योंकि गोरखा के आने से पहले इन दोनों का बहुत एक धड़ बन गया था, एक मेहर जाति का धड़ और एक फरत्याल जाति का धड़। ठीक है। इन दोनों ने ही पूरा कारोबार या जो दरबार है वह चला के रखा था। एक तरफ ये थे और दूसरी तरफ जोशी जो दरबारी थे हर्षदेव जोशी के साथ के ये थे। तो इन्होंने बहुत सारे पैतरे आजमाए थे चंद्रवंश में, और वही इनका क्या रहा था, कारण भी रहा था। ठीक है। इसके बारे में हम चंद्रवंश में पढ़ भी चुके हैं। तो इन्होंने पूर्ण सहयोग किया था किसका, गोरखों का। इन लोगों को भी उस समय लगा होगा कि क्या कहते हैं, गोरखा आएंगे और हमें ये शासन देके चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत सारी लूटपाट यहाँ पे की। ठीक है। किलपुरी जो युद्ध हुआ था इसमें फिर अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी कुमाऊं क्षेत्र में शुरू हो गया, जिसके बाद किलपुरी की संधि हुई 1794 में ही। और इस संधि के तहत, ठीक है, इस संधि के तहत ये संधि किस तरीके से मानी गई, ये संधि इस ऐसे बनाई गई कि जो जिसके पास जो क्षेत्र है वह अपने क्षेत्र पे रहेगा, दूसरे के क्षेत्र पे अतिक्रमण नहीं करेगा। अगर वह अतिक्रमण करता है या दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो वह किलपुरी संधि की क्या मानी जाएगी, अवहेलना मानी जाएगी, और अंग्रेज क्या करेंगे, फिर वहां पे अपना शासन लागू कर देंगे। ठीक है। ये क्या थे, किलपुरी संधि थी। ठीक है। इस संधि के तहत फिर कुमाऊं जो है गोरखों को मिला, क्योंकि उन्होंने विजित किया था, और तराई जो है अवध नवाब को भी दिया गया, और महेंद्र चंद और लालचंद जो है पीलीभीत क्षेत्र में चले गए। ठीक है। और एटकिंसन है एक महान इतिहासकार, उन्होंने हर्षदेव को स्वार्थी, देशद्रोही व विभीषण बताया है। अपनी जो इन्होंने जिक्र किया है इतिहास का, तो उसमें इन्होंने हर्षदेव को बहुत ही स्वार्थी, देशद्रोही और विभीषण आदि उपनामों से बताया है इसको। ठीक है। फिर 1794 तक कुमाऊं में गोरखों का पूर्ण अधिकार हो गया था। तो ये तो क्या था, हमारा गोरखा का कुमाऊं पर आक्रमण था। उसी साल 1790 में, ठीक है, पूछता है सवाल ऐसा कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब अपना सत्ता, या कब कुमाऊं पर गोरखों का शासन लागू हुआ, 1790 में हुआ। 1790 में जब कुमाऊं पर इन्होंने अधिकार कर लिया था तो ये लोग उसी के साथ साथ कहाँ पे बढ़े थे, गढ़वाल क्षेत्र की तरफ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया। तो 1791 में ये लोग कहाँ गए, गढ़वाल पे गए, और गढ़वाल पे जो शासक था उसका गढ़ था लंगूरगढ़, उस पर क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया। और वहाँ पे ना तो पवार जीते ना ही गोरखा जीते, वहाँ पर इन्होंने डेरा डाला और लगभग 1 साल तक वहीं इन्होंने डेरा डाले रखा। परंतु 1 साल बाद जब इनको और आक्रमण करना था तो 1 साल बाद इनकी क्या हुई, नेपाल पर चीन ने आक्रमण कर दिया। तो इनकी सेना को कहाँ लौटना पड़ा, वापस नेपाल लौटना पड़ा। वहाँ से इनको बुलावा आ गया कि यहाँ पे चीन ने आक्रमण कर दिया है, आप लोग उस चीज़ को छोड़ के अभी नेपाल आइए, हम गढ़वाल को दोबारा विजिट करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने, परंतु उस समय जो तत्कालिक शासक था प्रद्युमन शाह पवार वंश का, उसके साथ एक संधि की जिसे हम लंगूरगढ़ की संधि कहते हैं। और इसके तहत इन्होंने जो गोरखा शासक थे, या फिर कहें जो प्रद्युमन शाह था, वह गोरखों को, या फिर गोरखा शासक जो डोटी नेपाल थे, उनको कितने देगा, 25,000 रुपये प्रतिवर्ष क्या देगा, कर देगा। और एक गोरखा दूध जो है हमेशा क्या रखेगा वहाँ पे, अपने दरबार में देखे रखेगा। ठीक है। ये क्या थी, हमारी लंगूरगढ़ की संधि थी। 25,000 अभी आप लोगों को कम लग रहा होगा कि यार 25,000 ही तो थे, परंतु उस समय 25,000 की वैल्यू बहुत थी। 1 साल का कर देना था उसने किसको, नेपाल को। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था आपको पवार गढ़वाल वंश में कि किस तरीके से उसके
जो है खाने के भी लाले हो गए थे गढ़वाल में, क्योंकि वहाँ पे एकदम से भूकंप आ गया, फिर अकाल हो गया। तो ये बहुत सारे कारण रहे थे, ठीक है, गढ़वाल के भी पतन के। ठीक है, फिर मैंने बताया अभी आपको कि 1803 में क्या हुआ, गढ़वाल में भीषण भूकंप आया और भूकंप से पूरा उथल पुथल हो गया था। जो हमारे मौलाराम थे उनके हिसाब से तो कुल टोटल गढ़वाल में 2500 लोग ही मात्र क्या बचे थे उस भूकंप के बाद। लगभग 9 की रिक्टर स्केल में जो है वह भूकंप आया था। 9 के रिक्टर स्केल में अभी आप लोग जान सकते हैं कि क्या ही भूकंप रहा होगा और क्या ही उसने तबाही मचाई होगी। तो उस भूकंप के कारण और जो उनके गृह युद्ध यानी कि अंदर ही अंदर गृह युद्ध थे, उसके उसकी खबर जैसे ही कांतिपुर यानी कि काठमांडू पहुंची, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा आक्रमण कर दिया। कहाँ पे? गो गढ़वाल पे। किसने? गोरखों ने। ठीक है, तब गोरखा शासक किवाड़ युद्ध था एक, विक्रम शाह ने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण करने की योजना बनाई और 1803 में, ठीक है, युद्ध में गोरखा सेना का नेतृत्व जो किया था वह किया था हमारा कहाँ पे? गढ़वाल में। अमर सिंह थापा ने, बमशाह चौतरिया ने, हस्तिदल चौतरिया ने और रणछोड़ थापा ने, इन 4 लोगों ने मिलकर फिर पुनः कहाँ आक्रमण किया? गढ़वाल में आक्रमण किया। कब? 1803 में। ठीक है, सबसे पहले जब इन्होंने आक्रमण किया था, गोरखों ने प्रद्युमन शाह से बाड़ाहार में युद्ध किया। बाड़ाहार में जैसे ही प्रद्युमन शाह को लगा कि वह हारने की स्थिति में है, तो प्रद्युमन शाह भाग गया और भाग के चमुआ यानी कि जो कि चंबा क्षेत्र है अभी वर्तमान का, वहां पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी वह गोरखों से हारा और यहाँ से भी पुनः भागकर वह कहाँ चले गया? सहारनपुर यानी कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र में चला गया। और सहारनपुर में प्रद्युमन शाह ने क्या किया, अपने जो भी सारे गहने थे और शासन था, वह अन्य कीमती चीज़ें थी उसकी, उसने लगा के पूरी जो रकम थी उसको जुटा के, लगभग 1 से 2 लाख रुपए उस समय का रहा होगा। तो उसने क्या किया, वहाँ के जो सहारनपुर क्षेत्र है वहाँ का एक गुर्जर राजा था राम दयाल सिंह को पैसे देकर उससे क्या ली, 12,000 सैनिक प्राप्त किए, यानी कि 12,000 सैनिक उसने खरीदे। और उससे उन सैनिकों को इकट्ठा करके उसने पुनः कहाँ पे? गोरखों के लिए युद्ध आक्रमण कर दिया। ठीक है, यानी कि गोरखों के साथ इसने युद्ध की तैयारी कर दी और जिसके लिए गोरखों व प्रद्युमन शाह के बीच 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह मारा गया, वीरगति को प्राप्त हुआ और गढ़वाल पर भी क्या हो गया? गोरखा शासन स्थापित हो गया। ठीक है, इस तरीके से 1790 में कुमाऊं और 1804 में गढ़वाल, इन दोनों ही जगह यानी कि संपूर्ण उत्तराखंड में किसका शासन हो गया? अब गोरखों का शासन हो गया। ठीक है, गोरखों की अगर शासन व्यवस्था करें तो इनकी शासन व्यवस्था जो थी चंदों के ही समतुल्य थी। जो सबसे बड़ा अधिकारी था, जैसे यहाँ पे राजा था, तो उसको कहा जाता था सुब्बा। ठीक है, प्रमुख और सर्वोच्च पद यही था, पर नहीं पद। ठीक है, फिर इसके नीचे होता था नायाब सुब्बा। ठीक है, जो कि एक सुब्बे का या उसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति, इसको मान के चलो ये राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति। ठीक है, इस तरीके से ये था। फिर उस सुब्बा के नीचे था, नायाब सुब्बा के नीचे सूबेदार, जिसको सरदार भी कहा जाता था, ये दीवान या फिर मुंसिफ का कार्य करता था। इसके नीचे होते थे फौजदार। फौजदार जो कि एक परगने का अधिकारी था और परगने के अधिकारी के बाद सबसे नीचे था विचारी, जो कि कार्यवाहक न्याय व्यवस्था देखता था। न्याय व्यवस्था इनकी इतनी कुछ खास थी नहीं। कौन कौन से सुब्बा या सूबेदार हुए जिन्होंने कुमाऊं और गढ़वाल में अपना राज प्रशासन शुरू किया गोरखों का? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 1790-91 में कुमाऊं में किसका शासन आया? हमारा गोरखों का आया। तो सबसे पहला जो सुब्बा हुआ वह हुआ जोगा मल्ल। इसका शासनकाल की बात करें तो 1791 से 92, लगभग 1 डेढ़ साल ये क्या रहा? कुमाऊं का शासक रहा। ठीक है, और इसने अपने कार्यकाल में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किया। ठीक है, और यह उत्तराखंड का और कुमाऊं का सबसे पहला भूमि बंदोबस्त भी यही है। कौन है? जोगा मल्ल द्वारा किया गया था। उत्तराखंड और कुमाऊं का सबसे पहला भूमि बंदोबस्त। ठीक है, हाल ही में 2-3 परीक्षाओं पहले ये सवाल आया था कि कुमाऊं में या फिर
उत्तराखंड में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किसने दिया था? तो उसमें ऑप्शन आए थे हमारा जोगामल और हेनरी रैमजे और 2-3 ऑप्शन और थे। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ और उन्होंने अंग्रेज जो प्रशासक थे उनका नाम वहाँ पे टिक किया, ठीक है। परंतु कुमाऊं का या फिर उत्तराखंड का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया? सुब्बा जोगा मल्ल ने किया था, ठीक है। फिर इसके बाद इसने पिथौरागढ़ में 1791 में ही बावलीगढ़ का किला बनवाया, जिसे वर्तमान में लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। लंदन फोर्ट या फिर सोरगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? यह पिथौरागढ़ में स्थित है। और जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी ये क्या है? विद्यमान है, ठीक है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? अभी लंदन फोर्ट के नाम से सॉरी, ठीक है। इसके बाद जो अगला सुब्बा आया वह आया सुब्बा नरसाही। इसके शासनकाल की बात करें तो 93 से 94 लगभग 2 साल तक ये क्या रहा? यहाँ का प्रशासक रहा। और इसकी बात करें तो इसने नरसाही ने 12 मंडल के नागरकोटी गांव की समस्त जनता को मार डाला, ठीक है। इसने अपने काल में एक नरसंहार किया था सॉरी। तो उसको क्या कहते हैं हम? नरसाही का मंगल कहते हैं। जो 12 मंडल परगना था उस समय पे उत्तराखंड का, अल्मोड़ा जिले में, तो उसी का एक गांव था नगरकोटी गांव। इसने क्या किया? उसकी समस्त जो जनता थी उसको मार डाला, ठीक है। और यह एक मंगलवार का दिन था, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नरसाही का मंगल कहते हैं। पूछ लेगा कभी कि नरसाही का मंगल किसको कहा जाता है? तो ये क्या थी? एक मारने की घटना थी जिसमें नगरकोटी गांव के समस्त जनता को इसने क्या किया? मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। फिर इसके अच्छे कार्य इन गोरखा शासक में आपको किसी के नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग आए किसके लिए थे? लूटपाट के लिए आए थे। और ऐसा कुछ था नहीं। जिस समय ये लोग आए थे उस समय से ही जो उत्तराखंड की जनता थी वह बहुत भयभीत हो गई थी और अपना सर छुपा रही थी इधर उधर, और क्या कहते हैं, और इन्होंने वैसा ही किया भी था। और बहुत ज़्यादा लूट खसोट, मारा पीटी और किसी की जान लेना इनके लिए बहुत ही आम बात थी उस समय पे, ठीक है। और यहाँ तक कि ब्राह्मण जाति के लोगों को भी ये लोग नहीं छोड़ते थे। उनसे भी काम करवाना, उनका भी शोषण करना, शोषण पूरी जनता का इन्होंने किया था, ठीक है। और इसके बाद आया अजब सिंह थापा, सुब्बा अजय सिंह थापा। इसने भी वही किया था। इसने 1500 जो ग्राम प्रधान होते थे चंद्रवंश के समय से, उनको क्या किया? मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। और ऐसा कुछ इनके काल में रहा नहीं। अगला सुब्बा आया सुब्बा अमर सिंह। 1900 नहीं होगा, 1795 से 1797 तक इसका शासनकाल रहा। और ये क्या था? एक सर्वोच्च जो सेनापति था, इसलिए इसको नेपाल का एक उस समय सर्वोच्च अलंकार, जैसे अभी हमारे इंडिया में मिलता है भारत रत्न या अन्य जो पद मिलते हैं, ठीक है, वैसे ही उस समय पे नेपाल का एक सर्वोच्च अलंकार होता था काजी। तो यह किसको मिला था? सुब्बा अमर सिंह को मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद आया चौतरिया बमसा। ऐसा कुछ शासनकाल इसका बढ़िया रहा नहीं। 1797 से 1802 तक इसका शासनकाल रहा, ठीक है। और कुछ नहीं रहा। फिर 1802 से 1806 के बीच बहुत सारे इसमें आए सुब्बे। इसमें रहा पहला सुब्बा सुब्बा रघुवीर शाह, गढ़केसर पांडे, ऋतुध्वज थापा, ठीक है। फिर इसके बाद 7वें नंबर में आया हमारा चौतरिया बमसा। पुनः आया चौतरिया बमसा, 2 बार प्रशासक बना। कहाँ का? कुमाऊं का, 1806 से 1815 तक। और ये क्या था? सभी सूबों में सर्वाधिक काल तक इसने क्या किया? शासन किया, या फिर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा इसका। तो पूछ सकता है कि कुमाऊं में गोरखों का सबसे लंबा प्रशासक कौन था, या सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो वह रहा चौतरिया बमसा का, ठीक है। ये छोटे छोटे जो सवाल होते हैं यही हमारा किस में परेशान करते हैं? पेपर में परेशान करते हैं, ठीक है। और खास करके युगे तिरपल एससी बहुत ही ऊट पटांग सवाल पूछ रहा है। अभी आप
जो ड्राफ्टमैन वाला था या फिर जो आशुलिपिक वाला था, हाल ही में परसों रविवार को पेपर हुआ उसका, अगर आप उसको उठा के देखोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। जो गाने हैं उनके राइटरों के नाम तक पूछे गए हैं उसमें। तो बहुत ही डेप्थ में और छोटी छोटी पॉइंटों को पकड़ के आप लोगों ने तैयारी करनी है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया, हमारा कुमाऊं मंडल के जितने भी सूबे थे वह पढ़ लिया हमने। ठीक है, फिर इसके बाद गढ़वाल के जो गोरखा प्रकाश जो प्रशासक थे उनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो मैंने बताया था अभी आपको कि 1804 में गोरखा प्रशासक कहाँ पे स्थापित हुआ, हमारा शासन कहाँ पे स्थापित हुआ, गढ़वाल मंडल में। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में जो पहला प्रशासक था वह था अमर सिंह थापा। 1804 से 1805 के बीच में रहा। और जैसे ही यह गढ़वाल क्षेत्र में जीता, और ये जीतने के तुरंत बाद ही ये कहाँ पे चले गया, पश्चिम के अभियान में, यानी कि तिब्बत अभियान में चला गया। और इसने अपने बेटे को यहाँ का क्या बनाया, प्रशासक बनाया। ठीक है, इसका बेटा कौन था, रणजोड़ थापा था। और इसका कार्यकाल 1805 में रहा, 1 साल लगभग ही रहा, 1 साल से भी कम रहा इसका। और इसको जो मौलाराम था, मौलाराम ने अपनी पुस्तक रण बहादुर चंद्रिका में इसको दानवीर कर्ण और प्रतापी राजा कहा है। ठीक है, पूछ लेगा कभी मौलाराम ने किस गोरखा प्रशासक को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी, तो किसको दी थी, रणजोड़ थापा को। इन्होंने अपनी मौलाराम ने अपनी पुस्तक रण बहादुर चंद्रिका में इसको क्या कहा है, दानवीर कर्ण और प्रतापी राजा कहा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला प्रशासक आया वह आया हस्तिदल चौतरिया। और इसका शासनकाल रहा 1805 से 1808 तक, लगभग 3 साल इसने यहाँ पे क्या किया, प्रशासन किया। और इसकी खासियत की बात करें तो इसने कुछ लेवल पर जनताओं के लिए भी कार्य किया था। इसने जो कृषक है उनका कल्याण किया। और इसने दून की जो देहरादून क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए बहुत इंतजाम किए। और इसने किसानों को तवाकी ऋण दिया। ठीक है, जो किसान होते थे उनको तवाकी ऋण दिया ताकि वह अपनी किसानी कर सके। ठीक है, इसी के साथ इसने भीमगोड़ा, जो हरिद्वार है, भीमगोड़ा एक मंडी थी, दास मंडी के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, दास मंडी में जो यहाँ की लोकल जनता थी, कुमाऊं की और गढ़वाल की, यहाँ की लोकल जनता को वहाँ पे दास बना के बेचना आरंभ किया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से पूछता है और कई बार पूछा भी है कि भीमगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, दास मंडी के लिए। कहाँ पे स्थित है, हमारा हरिद्वार में। और ये किसने शुरू किया था, दास प्रथा हस्तिदल चौतरिया ने शुरू किया था। यहाँ से लगभग ये लोग किसी भी परिवार से कोई भी जो हाथ पड़ गया उसको उठा के कहाँ ले जाते थे, भीमगोड़ा में ले जाते थे और उसको वहां पे बेच देते थे। ठीक है, और इन्होंने इतने प्रकार के कर लगा रखे थे, जो कर नहीं देता था उसको भी उठा के चलो इसको बेच ही दो, अगर कर नहीं दे रहा है तो बेच दो, या फिर ऐसे ही कोई हाथ पड़ गया उसको भी बेच दो। इस तरीके से इनका हिसाब था। दास मंडी उसको कहा जाता था और जनता को इसने दास बनाकर वहां पे बेचा। ठीक है, इसी के समय जो अंग्रेज यात्री था रैपर, वह गढ़वाल आया था। और इसको जब कांगड़ा अभियान में गया है, कांगड़ा अभियान में इसको असफलता मिली, तो इसके बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो प्रशासक आया गढ़वाल में वह आया भैरव सिंह थापा। 1804 से 1811 तक इसका शासन रहा। और इसके समय इसने क्या किया, जो प्रजा थी उस पर भयंकर शोषण किया। और इसके शोषण की शिकायत मौलाराम ने कहाँ पे की थी, नेपाल दरबार में एक पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी। ठीक है, जिसका कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि ये लोग क्या था, ऊपर से ही इनको वही सब चीज़ें मिल रही थी, तो यहाँ ये जनता पे भी वही सब चीज़ कर रहे थे। ठीक है, और 1809 में इसने कहा किया, कांगड़ा अभियान में ये भी क्या हुआ, चला गया। ठीक है, और इसके बाद जो 1800 अगला प्रशासक आया वह आया काजी बहादुर भंडारी। इसका समय रहा 1811 से 1812, लगभग 1-1.5 साल ये रहा यहाँ पे। इसने गढ़वाल का भू बंदोबस्त किया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगामी परीक्षाओं के लिए पूछ लेगा कि गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था, तो काजी बहादुर भंडारी ने किया था। या फिर पूछ लेगा कि गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त किस नेपाल प्रशासक ने किया था, तो काजी बहादुर भंडारी ने किया था। ठीक है, इसने गढ़वाल का भू बंदोबस्त किया और गढ़वाल की जो भूमि है
उसको 5 वर्गों में बांटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पर जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, उसको किस भागों में बांटा इसने? उर्वरकता के आधार पर जितनी भी भूमि थी गढ़वाल की, उसका भूमि बंदोबस्त किया, और उर्वरकता के आधार पर यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर 5 भागों में बांटा। अवल, दम, सोम, चाहर और सुखवासी। ठीक है, जो अवल थी यह अच्छी पैदावार करती थी, और अव्वल जैसे अभी हमें कहते हैं ना अव्वल दर्जे का है, तो वैसे ही थी ये अव्वल सबसे ऊपर दर्जे की। फिर इसके बाद दम, थोड़ा उसमें कम जो है उर्वरकता थी। फिर उससे नीचे सोम, चाहर, और सबसे लास्ट में जो उर्वरकता थी या उर्वर एक तरीके से मान के चलो बंजर भूमि टाइप, उसको क्या कहा जाता था? सुखवासी कहा जाता था। ठीक है, और इसी के साथ इसने बलि प्रथा भी शुरू की थी। तो पूछ लेगा उत्तराखंड में बलि प्रथा किस गोरखा शासक ने शुरू की थी? तो काजी बहादुर भंडारी ने की थी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रशासक आए हमारा 1812 से 1815 तक। दो प्रशासक हुए, अमर थापा और रणजोड़ थापा। ठीक है, इनका कुछ ऐसा कार्यकाल है नहीं कि जो हम यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है, फिर इसके बाद जो आती है गोरखों की कर नीति। ठीक है, गोरखों की कर नीति इतनी भयंकर थी कि यहाँ पे कुमाऊं पे कुछ नहीं बचा था। और एक जो हमारे महान उस समय के लेखक थे गुमानी पंत जी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दिन दिन खजाना का भार बुक नाले, शिव शिव चुली में बाल कैकाने कैकना। ठीक है, यानी कि जो उत्तराखंड की जनता थी वो इतना कर दे रही थी कि उनके सर पे एक भी बाल नहीं बचा था। ठीक है, भार उसको ढोते ढोते और दिन प्रतिदिन उसका भार देते देते। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय गोरखा यहाँ पे आए तो यहाँ पे आते ही उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी थी। ठीक है, और लूटपाट भी ऐसी जैसे किसी के पेड़ लगा है और उसमें फल लगा है, तो फल खा लेंगे, फिर उसके बाद पेड़ काट दिया। ठीक है, अनाज के लिए गए, और जैसे ही किसान ने उनको अनाज के रूप में अपना क्या दिया, गेहूं हो रखे हैं, गेहूं उन्होंने अपना कर दे दिया। तो उसके बाद अगर किसी का खेत देखेंगे कि हाँ अभी भी गेहूं हो रखे सूख रखे हैं, तो आग लगा जाएंगे उसमें। तो बहुत ज़्यादा शोषण किया था, बहुत लूटपाट की थी, तरह तरीके के कर लगाए थे। ठीक है, और इतना डर था कि कोई छत पर नहीं जाता था। अगर कोई छत पर दिख गया तो उसको पकड़ा और दास मंडी में बेच दिया, या फिर उसको पकड़ लिया। जैसे कोई महिला थी तो महिलाओं का तो यहाँ पे उत्तराखंड में एक तरीके से बाहर निकलना भी बंद हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही महिला बाहर आती थी और गोरखों के हत्थे चल गई, तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत वहाँ पे होना ही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा शोषण, यहाँ पे जनता डर गई थी, डर का माहौल था, और इन्होंने बहुत ज़्यादा शोषण किया था, बहुत तरह तरीके के कर लगाए थे। ये मान के चल रहे कि कोई दिख गया, ला भाई तू पैसे दे। ठीक है, कोई भी कर ना बोल के उस चीज़ का कर वो ले ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें से हम मुख्य करों की यहाँ पे बात करेंगे। एक था कुराही कर। कुराही कर जो था ब्राह्मणों से लिया जाता था। ठीक है, फिर था पुगाड़ी कर, जो कि एक भूमि कर था। ठीक है, और ये कर लिया जाता था सैनिकों के वेतन के लिए। ठीक है, जितने भी गोरखा सैनिक हैं उनके वेतन के लिए जनता से पुगाड़ी नामक कर लिया जाता था। फिर अगला है पगड़ी, या फिर उसको हम पगड़ी कर भी कहते थे। तो ये किया जाता था संपत्ति हस्तांतरण के समय। ठीक है, अगर कोई अपनी संपत्ति किसी अपने पुत्र को स्थानांतरित कर रहा है या फिर किसी और को बेच रहा है, तो उस समय पे अगर संपत्ति उसने हस्तांतरित करनी है तो उसके लिए लगता था पगड़ी कर। ठीक है, फिर अगला आता था सलामी कर, जो कि एक नजराना था। ठीक है, गोरखा शासक को नजराना भेंट या भेंट देने के लिए सलामी कर लिया जाता था। टीका भेंट, किसी भी शुभ अवसर पर अगर किसी जनता के घर में शादी है, नामकरण है, या कोई भी जनेऊ है, या अन्य कोई भी ऐसा शुभ अवसर है उसके घर पे। ठीक है, तो वहाँ पे उसको गोरखा प्रशासक को एक कर देना होता था, जिसको हम कहते थे टीका भेंट। ठीक है, फिर आता था सुवागी दस्तूर। ये क्या था? अगर किसी के पास एक बीसी से अधिक भूमि होगी तो वह कौन सा कर देगा? सुवागी दस्तूर। फिर है हमारा सोनिया फागुन। अगर कोई उत्सव आ रहा है जैसे राखी है, हरेला है, या अन्य कोई भी उत्सव उत्तराखंड की जनता मना रही है, तो उसको कौन सा कर देना होता था? सोनिया फागुन कर देना होता था। ठीक है, तान कर होता था, तान कर भी कहते हैं इसे। यह मुख्यतः बुनकरों से लिया जाता था, जो कपड़ा उद्योग
ठीक है, करते थे। खासकर जो भोटिया जनजाति है उससे यह लिया जाता था। फिर है अगला भजवानी दस्तूर। ठीक है, ये भजवानी दस्तूर लोगों की रक्षा के लिए लिया जाता था, परंतु रक्षा ऐसी कुछ की जाती नहीं थी उनके द्वारा, ये सिर्फ नाम का ही कर था। ठीक है, सायर, सायर कर, ये सीमा या चुंगी पर जो सीमा होती थी कहीं पे और या फिर चुंगी होती थी वहां पे लिया जाता था। मिझारी, ये जो चर्मकार होते थे, ठीक है, उनसे लिया जाता था ये कर। ठीक है, तिमारी है, ये फौजदारों हेतु लिया जाता था, इनके फौजदारों की तनख्वाह के हेतु। मांग कर, ये अगर युद्ध छिड़ गया तो उस समय तत्कालिक कर लिया जाता था। भरो कर, अगर किसी का पुत्र नहीं है तो उससे भरो कर लिया जाता था। ठीक है, बहता कर, अगर कोई अपनी संपत्ति छुपा रहा है, उसने अपनी संपत्ति छुपा ली कि गोरखों से बचा लूं, और बाई चांस वह गोरखों के हाथ लग गई, तो उस पे कौन सा कर लगता था? बहता कर लगता था। और यह है जो छुपाई हुई संपत्ति है उसका ये लोग आधा ले लेते थे। ठीक है, जैसे अगर उसने 50 रुपये छुपाए हैं तो 25 रुपये पकड़े जाने पर 25 रुपये उसको किसको देने होंगे? गोरखों को देने होंगे। यानी कि छुपाई छुपाई गई हुई संपत्ति का आधा कर के रूप में कहाँ चले जाएगा? गोरखाओं के पास। ठीक है, और रहता कर, अगर कोई गांव छोड़ के भागना चाह रहा है, उसको परेशान हो गया गांव से और भागना चाह रहा है, तो उसको पकड़े जाने पर रहता कर देना पड़ता था। ठीक है, मौकर होता था, इसे घर ही पिट्टी कर भी कहा जाता था, और यह परिति परिवार से 2 रुपये लिया जाता था। ठीक है, और जन्या शून्य, और अगर जन्य शून्य क्या था? एक प्रकार का कर था जिसको अगर आप कोई भी लगान के प्रति पूछताछ करेंगे कि इतना कर क्यों लिया जा रहा है, ये किस प्रकार का कर लिया जा रहा है, या आप किस बात के पैसे मांगने आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर आप लोग पूछताछ करते हैं तो आप पे जन्य शून्य कर लग जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे बात एक कर पे बन रही थी वहाँ पे आपको डबल दूसरा भी कर देना पड़ेगा, जन्य शून्य कर। ये क्या थे? कुछ इंपॉर्टेंट कर थे। इसके सिवा जो गोरख्याली थी, क्योंकि इन्होंने इतना तांडव किया था तो उसको क्या कहते हैं? हम गोरख्याली कहते हैं, कुमाऊं उत्तराखंड में। ठीक है, गोरख्याली इस तरह से विद्यमान थी कि यहाँ पे शोषण करना और यहाँ की जनता के साथ बहुत ज़्यादा लूटपाट, ये क्या थी? सामान्य थी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोषण किया जाता था। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पेड़ है, पेड़ से इन्होंने फल खा लिए तो पेड़ काट दो। जो खेत है, खेत में कुछ दिख गया तो खेती जला दो। अगर आदमी घूमता हुआ दिख गया तो चलो इसको दास मंडी में बेच दो। या इस बहुत सारी जो गोरख्याली थी यहाँ पे, बहुत सारा उत्पीड़न यहाँ पे जनता पे किया जाता था। ठीक, राजस्व व्यवस्था। ठीक है, कि आखिरकार गोरखों की राजस्व व्यवस्था क्या थी? ठीक है, तो इसके में हमने जब सबसे पहले पढ़ा कि इसके शासनकाल में लगान का कोई उचित प्रबंध नहीं था। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पे लगान जो था मनमाने तौर पर था। ठीक है, जो चीज अगर उनको लेनी है तो वो किसी भी नाम से ले लेंगे। और मैंने आपको एक कर भी बताया था, जन्या पुच्छ्या कर, यानी कि अगर आप किसी भी कर की पूछताछ करते हैं तो आप पे वो कर और लगा दिया जाएगा। तो शासनकाल में लगान का कोई उचित प्रबंध नहीं था, ये लोग अपने मनमाने ढंग से करते थे। ठीक है, और गोरखों द्वारा सदावर्त भूमि का प्रचलन किया गया। जैसे हमने चंद वंश में पढ़ा गूढ़ भूमि, वैसे ही इन्होंने सदावर्त भूमि का प्रचलन किया था। और इसमें एक था महावीर सिंह थापा, जिसने बालेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पे स्थित है? चंपावत में स्थित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, यानी कि रिपेयरिंग इसकी करवाई थी। और गंगोत्री मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वह करवाया था अमर सिंह थापा ने। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि अमर सिंह थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो गंगोत्री मंदिर का। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे गोरखों की न्याय व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था इतनी है नहीं इनकी कुछ। ठीक है, और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वह आता है गोरखों की न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था भी गोरखों की ऐसी थी, इनका अधिकतर जो ध्यान था वह लूटपाट में और अपना क्षेत्र विस्तारित करने में। और अधिकतर इनके सूबे कहाँ चले जाते थे? हिमाचल प्रदेश पे आक्रमण करने के लिए, या फिर ऊपर में तिब्बत को हथियाने के लिए। तो अधिकतर ध्यान इनका क्षेत्र विस्तार पे और लूटपाट में ही लगा रहता था। ठीक है, मैंने बताया था इन्होंने दास मंडी भी शुरू की थी जहाँ पे ये लोगों को बेचते थे। गढ़वाल में जो महिलाएं थी उनका छतों पे आना मना था, क्योंकि ये लोग जबरन उठा लेते थे।
ठीक है, कोई दुष्कर्म करके या फिर उसको दास मंडी में बेच देते थे। तो बहुत सारे फैक्ट थे यहाँ पे, लोगों का बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया था। बहुत सारे जो लोग थे वह कुमाऊं और उत्तराखंड ही छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था ऐसी कुछ खास थी नहीं इनका। तो न्याय व्यवस्था अप्रत्याशित और अनिश्चित थी, ऐसा कोई ध्यान इन्होंने दिया नहीं था न्याय व्यवस्था में। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो न्याय व्यवस्था का प्रमुख था वह कौन था, विचारी नामक अधिकारी। पूछ लेगा कि गोरखा शासन में विचारी नामक अधिकारी का क्या कार्य था, तो ये क्या था, न्याय का प्रमुख था। न्याय व्यवस्था यही देखता था। न्याय व्यवस्था मुख्यतः दो प्रकार की थी इनकी। एक पहला जो था दीप या दिव्य प्रथा, और दूसरा था हरिवंश की पाथी। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इनकी दीप या दिव्य प्रथा के बारे में। ठीक है, इसमें ये 4-5 तरीकों से जो है न्याय करते थे। पहला था गोलादीप। गोलादीप होता था, इसमें एक गर्म लोहे की रॉड को, जो जिस पे जुल्म का आरोप लगा है आरोपी के क्या कर देंगे, हाथ में दे देते थे गर्म लोहे की छड़ को। अगर उसने उसको कुछ समय के लिए पकड़ लिया और उसका हाथ नहीं जला तो वह क्या होगा, निर्दोष साबित होगा। अगर उसका हाथ जल गया और उसने रोड छोड़ दी तो उसका क्या, वो क्या हो जाएगा, दोषी साबित हो जाएगा और उसे फिर क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। सामान्य दंड था, ऐसे फांसी या फिर अगर कुछ बड़ा कर्म कर रखा है तो फांसी या फिर उम्र कैद, ये सब क्या थे, सामान्य थे। ठीक है, कढ़ाई दीप था। कढ़ाई दीप में होता था कि जो कढ़ाई में गर्म तेल को उबाला जाता था, फिर उसमें जो आरोपी है उसका हाथ डाला जाता था। अगर उसका हाथ जल गया तो उसको आरोपी, और अगर हाथ नहीं जला तो वह दोष मुक्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको कि ऐसे कुछ व्यवस्थाएं थी नहीं इनकी। मतलब इनकी न्याय व्यवस्था देखोगे तो आपको पागलों जैसा लगेगा, ऐसा कुछ खास है नहीं इन पे। ठीक है, एकदम से पागलों जैसे इन्होंने न्याय व्यवस्था अपनी शुरू की थी। ठीक है, गोलादीप, कढ़ाई दीप। फिर था तराजू दीप। तराजू दीप में क्या होता था कि जो व्यक्ति है और उसको एक तराजू में तोला जाएगा। ठीक है, तराजू में तोला जाएगा और उसको किस में बांटा जाएगा, पत्थरों में। ठीक है, शाम के समय पे उन पत्थरों को क्या किया जाएगा, फिर तोल के एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर अगली सुबह पुनः इन्हीं पत्थरों को रख के व्यक्ति को तोला जाएगा। अगर उसका वजन बढ़ता है तो वह निर्दोष, और अगर उसका वजन कम हो जाता है तो वह भैया क्या हो गया, दोषी हो गया। अब उसको मिलेगी क्या, सजा। चाहे उसने जो कर्म है वह किया है या नहीं किया है, परंतु दोष सिद्ध ऐसे होगा। कोई ऐसी कोई सीआईडी वाईडी नहीं थी उस समय पे। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें थी। तो बहुत जो बेचारे वो भी थे जिन्होंने कुछ गुनाह नहीं भी किया कर रखा है, तो रात भर टेंशन के मारे ही वो पतले हो जाते थे या वेट कम हो जाता था, तो अगले दिन उन्होंने फिर जाना ही जाना है। ठीक है, फिर आता था अगला जलदीप। जलदीप में होता था कि जो आरोपी हैं उनको कहाँ फेंका जाता था, नदी में, अगर उनको तैरना नहीं आता है। अगर वो अधिकतर समय तक तैर गए और बाहर निकल गए तो वह क्या हो जाएगा, आरोप मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तीरदीप था। तीरदीप में होता था कि एक व्यक्ति तीर चलाएगा और उसी समय जो जिस पे दोष लगा है, दोषी व्यक्ति का क्या किया जाएगा, मुंह पानी में डाला जाएगा और तीर छोड़ा जाएगा। एक व्यक्ति जाएगा दौड़ के और उस तीर को पकड़ के पुनः जहां से तीर चला रखा है वहां तक उसको लाएगा। उस बीच अगर जिसका मुंह पानी में डाला उसने सरवाइव कर लिया, वह जिंदा बच गया, तो वह भैया क्या है, आरोपी नहीं है। और अगर वो मर गया तो मर गया, आरोपी है वो। ठीक है, फिर से घातदीप। घातदीप तो आज भी उत्तराखंड में बहुत ही विद्यमान है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में भी विद्यमान होगा, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, परंतु कुमाऊं क्षेत्र में आज भी यह जो प्रथा है या जो न्याय व्यवस्था है यह प्रचलित है। मुख्यतः गोलजू देवता, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, गोलजू देवता के दरबार में ये बहुत ही फेमस है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा कि गोलजू जो है न्याय के देवता हैं और उनके यहाँ जो भी अर्जी लगती है उसका न्याय जरूर होता है। तो पहले भी घात दीप यही था कि या तो गोलजू देवता के मंदिर में महिलाएं या फिर जो भी जिसको भी आरोप अपना सिद्ध करना हो वह वहां पे क्या लगाता था, किसी भी मंदिर में पुकार लगा जाता था और अपने लिए न्याय की क्या करता था, मांग करता था। ठीक है, उसको कहते थे घात। ठीक है, घात जिसके द्वारा
देवताओं से क्या किया जाता है, न्याय मांगा जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार था इसमें हरिवंश की पाथी। ये मुख्यतः नहीं था, इसमें क्या करते थे, जो हरिवंश की पाथी होती है उस पे रख के आरोपी से शपथ दिलवाई जाती थी। जैसे अभी हमारा गीता पे हाथ रख के कसम खाई जाती, उस समय हरिवंश की पाथी पे, गोरखा शासन पे हरिवंश की पाथी पे क्या किया जाता था, हाथ रख के कसम खाई जाती थी। ठीक है, ये इनकी क्या थी, पागलों जैसी न्याय व्यवस्था थी जिसका कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, और मैंने बताया था आपको प्राणदंड क्या था इनके समय पे, सामान्य था। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं प्राणदंड पे। और ब्राह्मणों पर अगर कोई आरोप सिद्ध होता था तो उसका क्या किया जाता था, देश निकाला किया जाता था। ठीक है, और मैंने बताया था अभी गढ़वाल में औरतों का छत पर आना क्या था, मना था। ठीक, फिर इसके बाद गोरखों की जब ज़्यादा यहाँ पे मनमानी होने लगी तो उसी बीच आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था 1814-16 में। 1814 से 16 के बीच में यहाँ पे अब अंग्रेजों का भी हस्तक्षेप हो गया था। और इस युद्ध के जो कारण थे वह मुख्यतः इस प्रकार थे। ठीक है, एक तो क्या था, अंग्रेज क्या कर रहे थे, तिब्बत व्यापार की चाह कर रहे थे। ठीक है, अंग्रेज जो थे यूपी में थे, दिल्ली में थे। अब उनको यहाँ पे तिब्बत पे अगर व्यापार करना है तो उनको किससे होकर गुजरना होता था, उत्तराखंड से होकर। ठीक है, या फिर नेपाल से होकर। मुख्यतः जो अच्छा रास्ता था वो कौन सा था, नेपाल सॉरी उत्तराखंड से होकर था। अगर ये लोग उत्तराखंड से गुजरते हैं तो उत्तराखंड में गोरखा थे तो इनको क्या देना था, गोरखों को कर देना होता था। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया इनका, अंग्रेजों का गोरखों पर आक्रमण करना। दूसरा था बुटवल प्रांत, जो कि उस समय तत्कालिक कारण था। ठीक है, गोरखों का सॉरी अंग्रेजों का जो गोरखे हैं इन पर आक्रमण करने के पहले से ही वजूद थे, क्योंकि जो गोरखे थे ये क्या कर रहे थे, लगातार इनकी जो सीमाएं हैं उस पर आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, ये क्या है, हमारा उत्तराखंड है यहाँ पे, और ये क्या है, हमारा नेपाल है। ठीक है, और ये उत्तराखंड पूरा गोरखों के अधीन, नेपाल गोरखों के अधीन, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में था यहाँ पे गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर के ही पास था हमारा क्या, बुटवल प्रांत। ठीक है, ये क्या था, उस समय का तात्कालिक कारण था। यहाँ पे पहले जो थे राजा थे वो क्या किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। परंतु यहाँ पे गोरखों ने अपना शासन स्थापित कर दिया, यहाँ पे लड़ाई करके, युद्ध करके वह ये क्षेत्र जीत लिया। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या थे, अंग्रेज अपना चाह रहे थे। और इससे पहले भी जो अंग्रेज थे लगातार यहाँ पे उत्तर प्रदेश की तराई या फिर बिहार की तराई पर अपना क्षेत्र विस्तारित करते रहते रहते। तो उससे पहले हमने एक संधि पढ़ी थी। ठीक है, कौन सी संधि पढ़ी थी हमने, किलपुरी की संधि। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको कि क्या कहा था, अंग्रेजों ने या गोरखों और अंग्रेजों के मध्य हुआ था किलपुरी की संधि, इसमें और चंद वंश के भी अधीन थे ये। ठीक है, चंद वंश गोरखों और अंग्रेजों के बीच हुआ था कि जो भी है वह अपने क्या रहेगा, क्षेत्र में रहेगा। परंतु जो गोरखे थे वह लगातार क्या कर रहे थे, अपना क्षेत्र स्थापित कर रहे थे। इनकी चाह क्या थी, हिमाचल प्रदेश को भी जीत ले। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र भी जीत ले, बिहार का तराई क्षेत्र भी जीत ले। तो लगातार इनके क्षेत्रों पर आक्रमण करना भी क्या था, एक कारण था, पहले से भी करके आ रहे थे और उस समय भी इन्होंने किया था। ठीक है, किलपुरी संधि का उल्लंघन, विस्तारवाद, इनका जो विस्तारवाद की सोच थी, लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, और सुदर्शन शाह की अपील भी उस समय का कारण बना था आंग्ल गोरखा युद्ध का। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके उस समय के कारण थे जिन कारणों से अंग्रेजों ने गोरखों पर आक्रमण किया। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं जो मुख्य उस समय का तात्कालिक कारण था, या उस समय इसी कारण की वजह से अंग्रेजों ने गोरखा पर शासन किया और कुमाऊं को विजित करके कुमाऊं गढ़वाल में अपना शासन स्थापित किया। ठीक है, तो हम समझेंगे पहले, या अच्छे से समझेंगे बुटवल प्रांत को। तो मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था कि बुटवल क्या था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के समीप एक क्या था, क्षेत्र था। यहाँ पे पल्या राजा का अधिकार था जो कि अंग्रेजों के क्या था, अधीन था। ठीक है, 1806 में नेपाल के मुख्यमंत्री ने क्या किया, पल्या राजा की हत्या कर दी और बुटवल पर गोरखा शासन आरंभ कर दिया। ठीक है, यानी कि जो बुटवल प्रांत था अब किसके अधीन हो गया, गोरखों के अधीन हो गया। ठीक है, तो उस समय का तात्कालिक जो गवर्नर था, ठीक है, हेस्टिंग, इसने अपने कैप्टन ब्रेड, ये क्या है, ब्रेड है, हाँ, ब्रेड शॉ के नेतृत्व में बुटवल प्रांत पे क्या भेजी, एक सेना भेजी।
और ब्रेस्टो ने यहाँ पे क्या किया, अपना सफल अभियान किया, यहाँ पे कुछ निर्माण करके, अंग्रेजी निर्माण करके, ठीक है, या सेना के बंकर बना के ये लोग क्या हो गया, जो ब्रेस्टो था ये पुनः वापस लौट गया। ठीक है, और ये क्या रहा, यहाँ पे सफल रहा। जैसे ही ये लौटा, वापसी की इसने यहाँ पे निर्माण करके कुछ समय रुक के, तो इसके पीछे से पुनः गोरखाओं ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। गोरखा फौजदार था मनराज सिंह, इसके नेतृत्व में गोरखा सेना ने पुनः बुटवल पर अपना आक्रमण करके अधिकार स्थापित कर दिया। ठीक है, और यहाँ की जो बंकरों पे रह रही सेना थी उसमें 18 अंग्रेज सिपाहियों की इन्होंने क्या की, हत्या कर दी, जिसकी सूचना जो है पुनः कहाँ पहुंची, हमारा अंग्रेजी शासन पे पहुंची। ठीक है, तो इस घटना के बाद जो हेस्टिंग थे, ये लाई नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग होगा, ठीक है, हेस्टिंग थे, इन्होंने अंग्रेज जो आंग्ल गोरखा युद्ध है उसकी औपचारिक घोषणा कर दी। यानी कि इन्होंने अब अंग्रेज जो गोरखा थे उनको एक तरीके से सचेत कर दिया कि भैया अब तुम क्या रहो, युद्ध के लिए तैयार रहो, तुमने बहुत ही नाक में दम कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि किन किन कारणों की वजह से अंग्रेज क्या थे, इन पे आक्रमण पहले से ही करना चाह रहे थे, और ऊपर से इन्होंने जो बुटवल प्रांत था यहाँ पे दोबारा आक्रमण करके एक तरीके से अंग्रेजों को क्या किया, भड़काने का काम कर दिया। ठीक है, इस घटना के बाद जो हेस्टिंग है इसने आंग्ल गोरखा युद्ध का औपचारिक घोषणा की और अपनी सेना को 4 टुकड़ों पे, जो नेपाल की राजधानी थी काठमांडू पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ठीक है, अब ये 4 सेना कौन सी थी और कहां कहां से जा रही थी, ठीक है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहली सेना भेजी इसने काठमांडू पर आक्रमण करने के लिए मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में, जो कि सिक्किम के रास्ते होते हुए गया। ठीक है, नेपाल के जस्ट बगल में क्या है, हमारा सिक्किम है, तो इस रास्ते से कौन सी सेना की, मेजर जनरल मार्ले के नेतृत्व में। ठीक है, दूसरी सेना की मेजर जनरल वुड के नेतृत्व में गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर जो कि यूपी क्षेत्र का था, वहां पे क्या भेजी इसने, अपनी सेना भेजी, जहां पर वुड क्या हुआ, पराजित हुआ, परंतु पुनः यहाँ पे कौन आया, ब्रेड सो आया और उसने यहाँ पे इस क्षेत्र को भी पुनः जीत लिया। ठीक है, जो कि किसके अधीन हो गया था, गोरखों के अधीन हो गया था। तीसरी सेना भेजी इसने कहां पे, मेजर जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में 3500 सैनिक थे, और ये इन्होंने कहां पे आक्रमण किया, देहरादून पे, यानी कि उत्तराखंड में। और यही हमारा क्या रहा, आंग्ल गोरखा युद्ध रहा, जिसका कुमाऊं गढ़वाल में भी एक क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद जो गोरखे हैं वह कुमाऊं को छोड़ के जाएंगे और कुमाऊं पे किसका शासन रहेगा, अंग्रेजों का शासन होगा, यानी कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल अब उत्तराखंड बनने को तैयार है। ठीक है, और चौथी सेना भेजी इसने मेजर आफ्टर लोनी के नेतृत्व में सिरमौर की तरफ से, यानी कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश क्षेत्र है वहां पे। इसमें ये क्या रहा, आंशिक विजित रहा, ये भी इसने क्या किया, विजित किया, और सिक्किम से यहाँ पे इनको क्या मिली, हार मिली। सिक्किम से इसकी जो मेजर जनरल मार्ले है इसकी सेना विजित नहीं हो पाई, और बाकी यहाँ पे इन्होंने लगभग लगभग सफल विजय की। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा नहीं कह सकते हैं, परंतु देहरादून और गोरखपुर इन्होंने पूर्णतः अपने अधीन में कर लिया था। ठीक है, तो हमारे जो मुख्यतः हमारे मतलब की चीज है वह कौन सी है, हमारा देहरादून वाला आक्रमण, हम इसी को पढ़ते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाला पानी युद्ध या फिर खलंगा का युद्ध, क्योंकि यह युद्ध जो था देहरादून के नाला पानी या फिर खलंगा नामक स्थान पे हो रखा है, तो इसको इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मेजर जनरल गिलेस्पी ने अपने सहायक कारपेंटर मूवी के साथ यहाँ पे आक्रमण किया था, जहां पे नाला पानी नामक स्थान पर गोरखों का जो नेतृत्व किया था, किसने किया था, हमारा बलभद्र कुंवर ने किया था। तो इन दोनों के यहाँ पे क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें गिलेस्पी की क्या होगी, मृत्यु हो गई। ठीक है, परंतु कारपेंटर मूवी ने यहाँ पे क्या किया, अपनी सेना को संभाला और आक्रमण किया। ठीक है, और एक सफल अभियान के बाद 30 नवंबर 1814 को जो देहरादून है उस पर विजय किसने प्राप्त कर ली, ब्रिटिश ने कर ली, और बलभद्र कुंवर क्या हो गया, वहां से वापस लौट आया। ठीक है, यानी कि हार गया, उसने अपने कदम पीछे कर लिए। तो 30 नवंबर 1814 को जो गढ़वाल क्षेत्र है, यानी कि मुख्यतः देहरादून क्षेत्र है, किसके अधीन हो गया, हमारा अंग्रेजों के अधीन हो गया, और यहाँ पे गढ़वाल से गोरखा शासन क्या हो गए, चले गया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने, अंग्रेजों ने
कुमाऊं मंडल में भी अपना प्रसार करने की सोची और पूरा उत्तराखंड जीतने के लिए सोची। तो इन्होंने जो उस समय गोरखों की राजधानी थी अल्मोड़ा, वहां पे आक्रमण करने की योजना बनाई और वहां पे आक्रमण करने के लिए इन्होंने अपनी जो सेना है उसको दो जगहों से भेजा। एक चंपावत, जिसको काली कुमाऊं के नाम से जानते हैं, और दूसरा नैनीताल क्षेत्र से। ठीक है, इन दोनों जगह से इन्होंने अपनी सेना भेजी। जो पहली थी वह थी कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में कोसी नदी यानी कि नैनीताल क्षेत्र से इन्होंने प्रवेश किया और 28 फरवरी 1815 तक कटारमल यानी कि अल्मोड़ा पर इन्होंने क्या कर दिया, सफल अभियान कर दिया। ठीक है, कटारमल जो सूर्य मंदिर है वहां तक ये लोग पहुंच गए, सफल अभियान कर दिया और वहां पे इन्होंने रेस्ट किया और अपनी जो दूसरी सेना है जो चंपावत की तरफ से गई थी उसको आने का यहाँ पे वेट किया। ठीक है, 28 फरवरी 1815 तक ये कहाँ पहुंच गए थे, कटारमल, और यहीं पे इन्होंने क्या किया, अपना डेरा डाल दिया। ठीक है, और दूसरी सेना के लिए ये रुक गए। और दूसरी सेना कहाँ से गई थी हमारी, हियर से ले गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, हियर से ने। और यह गया था ब्रह्मदेव मंडी यानी कि टनकपुर क्षेत्र, वहां से चंपावत का टनकपुर क्षेत्र, वहां से इन्होंने अपना अभियान किया था और यहाँ से विजित करते हुए टनकपुर, चंपावत और ऐसे बढ़ते हुए ये लोग कहाँ पहुंच गए, अप्रैल कहाँ पहुंच गए, हमारा अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में दोनों सेनाएं संगठित होकर 25 अप्रैल 1815 को इन्होंने क्या किया, अल्मोड़ा के लाल मंडी पर आक्रमण किया और लाल मंडी का युद्ध विजित कर लिया। ठीक है, कब, 25 अप्रैल 1815 को। ठीक है, और विजित करने के बाद इनकी लगातार युद्ध होते रहा। ठीक है, और युद्ध में ऐसा कोई, कभी गोरखे क्या कर रहे थे, इनकी सेना को मार रहे थे, कभी ये इनकी सेना को मार रहे थे। हालांकि अल्मोड़ा इनके कब्जे में था अंग्रेजों के, परंतु सेना में आपसी भगदड़ मची हुई थी। तो इसी को शांत करने के लिए इन्होंने 27 अप्रैल 1815 को कहां पे, लाल मंडी की संधि की, जिसमें अंग्रेजी शासक कौन था, ई गार्डनर था। ठीक है, और गोरखा के प्रशासक थे बमसा, चोमू भंडारी और जन्मदिन थापा। ठीक है, इनके बीच में क्या हुई, हमारा लाल मंडी की संधि हुई। ठीक है, परंतु इस लाल मंडी की संधि के बाद जो थे 30 अप्रैल से जो गोरखा है वह कहाँ लौटने लग गए, पुनः अपने देश लौटने लग गए, कहाँ पे, नेपाल पे लौटने लग गए। और कुमाऊं पे अंग्रेजों ने एक घोषणा कर दी कि जितने भी लोग कुमाऊं गढ़वाल को छोड़ के गए थे वह अब वापस लौट आओ, यहाँ पे अब गोरखों का शासन नहीं, अब अंग्रेजों का शासन होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पुनः आकर अपना क्षेत्र, अपना गांव संभाल सकते हैं। ठीक है, और गोरखे क्या हो गए, अपने शासन चले गए। और जब ये लोग अपने दरबार पहुंचे तो वहां पे इन लोगों को क्या किया, जो लाल मंडी की संधि थी इसको मानने से नेपाल दरबार ने मना कर दिया। ठीक है, 3 मई 1815 को ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम प्रशासक यानी कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, नियुक्त किया गया। ठीक है, नेपाल दरबार ने क्या किया, लाल मंडी की संधि को मानने से मना कर दिया। और इसमें जो मुख्यतः था वह था थापा दल। ठीक है, थापा दल ने मना कर दिया था, इन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे भाई। ठीक है, और हम अपना हक लेके रहेंगे, हम इस संधि को नहीं मानते हैं। और जैसे ये बात आई और ये बात कहाँ पहुंची, अंग्रेजों तक पहुंची, तो आक्टर लोनी ने क्या किया, अंग्रेजी जो सेना थी उसको तैयार कर दिया और आक्रमण करने के लिए ये क्या हो गए, तैयार हो गए। तो यहाँ पे थापा दल और अंग्रेज दोनों ही शासन क्या हो गए थे, तैयार हो गए थे आपस में आक्रमण के लिए एक बार पुनः। परंतु जैसे ही नेपाल दरबार में ये खबर पहुंची कि अंग्रेजी शासन भी आक्रमण के लिए शुरू हो गया है, आक्रमण की चाह में है, तो इन्होंने, इनका एक राजगुरु था गजराज मिश्र, इसने हस्तक्षेप किया और इसकी सलाह पर 2 दिसंबर 1815 को इसने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जिसको क्या कहते हैं हम, संगोली की संधि कहते हैं। और इस संगोली की संधि को जो नेपाल नरेश थे इन्होंने 4 मार्च 1816 होगा, ये 1916 नहीं, 1816 को इसकी पुष्टि कर दी। ठीक है, यानी कि जो संगोली की संधि थी उस पर अपने क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और इसी के साथ जो थापा दल था इन्होंने भी इस संधि पे क्या कर लिया, अपना हस्ताक्षर कर लिया। ठीक है, तो 4 मार्च
16 को एक तरीके से क्या हुई, हमारी संगोली की संधि हुई और कुमाऊं गढ़वाल पे अब किसका शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1814 में अंग्रेजों ने क्या जीता, गढ़वाल क्षेत्र जीता, और 1815 में कौन सा क्षेत्र जीता, कुमाऊं क्षेत्र जीता। और 3 मई 1815 को कुमाऊं का पहला कमिश्नर किसको बनाया गया, ई गार्डनर को बनाया गया। और ई गार्डनर ने अपना शासन यहाँ से क्या किया, शुरू किया। परंतु जिस समय ये कुछ ही समय रहा, 8 से 9 महीने रहा, और जिस समय गोरखों से युद्ध की बात चल रही थी 1816 में, तो ये कहाँ पे आ गया, अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आ गया। और वहाँ पे हमरा इसका सहायक ट्रेल क्या बना, अगला प्रशासक बना। ठीक है, तो इनके प्रशासकों के बारे में और कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में या फिर अंग्रेजी शासन के बारे में उत्तराखंड के हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। हमने यहाँ पे उत्तराखंड में गोरखा शासन को समाप्त कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन और उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। धीरे धीरे उत्तराखंड का इतिहास हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।